क्तेसिफ़ोन 557 ईस्वी। फरात की लहरें महल की नींव को सहलाती हैं, जैसे समय स्वयं सांस ले रहा हो। सोने और लापीस लाजुली से सजे शाही दरबार में, जहां धूप की सुगंध पत्थर की दीवारों में समाई है, बहराम को अचानक तलब किया जाता है। वो कदम रखता है, स्याही से रंगी उंगलियां, झुकी हुई पीठ, आंखों में वर्षों का अर्जित संयम। महामंत्री की छाया उस पर पड़ती है। एक चर्मपत्र, पुराना, जर्जर, अरामाई और मध्य फारसी में उलझे शब्दों से भरा, उसके हाथों में थमाया जाता है। खुसरो प्रथम प्रतीक्षा में है। साम्राज्य प्रतीक्षा में है। बहराम नहीं जानता कि इस पांडुलिपि के पहले शब्द को छूते ही उसकी दुनिया बदल जाएगी। क्तेसिफ़ोन की रात निःशब्द है। अनुवाद कक्ष में एकमात्र दीपक की लौ कांपती है, जैसे वह भी किसी अनजान भय को महसूस कर रही हो। बहराम पांडुलिपि को सामने रखता है, चर्मपत्र पीला, किनारे जले हुए, स्याही धुंधली। उसकी उंगलियां अरामाई अक्षरों पर फिसलती हैं। पहली पंक्ति सामान्य लगती है, लेकिन दूसरी पंक्ति में वाक्य क्रम टूट जाता है। तीसरी में अर्थ उल्टा हो जाता है। यह भाषा की अज्ञानता नहीं, ये जानबूझकर बुनी गई भूल भुलैया है। बहराम का माथा तन जाता है। कलम रुक जाती है। कोठरी की ठंडी हवा में देवदार की राल और पुरानी स्याही की गंध घुली है। वो समझ जाता है, इस पांडुलिपि को छुपाने के लिए नहीं, बल्कि किसी विशेष के लिए लिखा गया था। और वह रहस्य अभी और गहरा होने वाला है। फरात नदी के किनारे, जहां मसाले और भय दोनों एक साथ बिकते हैं, बहराम अपने पुराने मित्र शिमोन को ढूंढता है। खजूर के पेड़ों की छाया में, नाविकों के शोर और मछलियों की गंध के बीच, दो बचपन के दोस्त मिलते हैं, जैसे दो नदियां किसी खतरनाक मोड़ पर आकर मिलती हैं। शिमोन के हाथ कांपते हैं जब वह चर्मपत्र पर अरामाई अक्षरों को छूता है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, वैसे जैसे दीपक की लौ हवा के एक झोंके से सिहर उठती है। वह पांडुलिपि को लौटा देता है, जैसे वह जलती हुई राख हो। दोनों के बीच की पुरानी गर्मजोशी अब एक अजीब, बर्फीली खामोशी में बदल चुकी है, और बहराम को अब समझ आता है कि जो सच उसने ढूंढा है, वो शायद उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मोमबत्तियों की कांपती रोशनी में, बहराम की उंगलियां पुरानी चर्मपत्र पर फिरती हैं। शिमोन की कुशल आंखें अरामाई वर्णों का रहस्य खोलती हैं, एक एक शब्द, एक एक वाक्य। और फिर वह क्षण आता है। स्याही के पीछे छिपी सच्चाई उभरती है। रोमन सोने से खरीदा गया एक नाम, खुसरो के सबसे विश्वासपात्र सेनापति का नाम। कक्ष में ऊद की सुगंध है, पर बहराम को केवल राख की गंध आती है, वह राख जो दो साम्राज्यों की होगी। उसके हाथ थरथराते हैं। ये ज्ञान तलवार से भी धारदार है और उतना ही घातक। अब सवाल यह नहीं कि सच क्या है, सवाल ये है कि इस सच को जानकर बहराम अगली सुबह तक जीवित रह पाएगा या नहीं। क्तेसिफ़ोन के उस सनकरे कक्ष में, जहां मोमबत्तियों की लौ कांपती है और दीवारों पर साम्राज्य के नक्शे स्याही से उकेरे गए हैं, महामंत्री विज़र्ग अपनी रेशमी अंगरखे में खड़े हैं, शांत, किंतु भीतर से विषैले। वे बहराम की आंखों में झांकते हैं जैसे कोई जल्लाद तलवार की धार परखता है। बहराम के हाथों में स्याही के धब्बे अभी भी ताज़े हैं, पांडुलिपि की गंध उसकी उंगलियों में बसी है। विज़र्ग का प्रस्ताव सरल है, परंतु उसके पीछे की धमकी स्पष्ट, सत्य को मोड़ो या मिट जाओ।
बेहराम की सांसें थम जाती हैं। वो जानता है कि यह केवल शब्दों का खेल नहीं, ये दो साम्राज्यों के भाग्य की बाजी है। अब प्रश्न ये है कि उसकी कलम किसकी सेवा करेगी। तेसिफोन की रात निःशब्द है। दीपक की कांपती लौ में बेहराम की परछाई दीवार पर लहराती है, एक विशाल, अनिश्चित आकृति। उसके सामने दो पांडुलिपियां हैं। एक में सच है, कच्चा, विस्फोटक, दोनों साम्राज्यों की नींव हिला देने वाला। दूसरी में झूठ है, सधा हुआ, सुरक्षित, राजा की इच्छा के अनुकूल। नरकट की कलम उसकी उंगलियों में कांपती है। स्याही सूख चुकी है, पर निर्णय अभी भी गीला है। बाहर फरात की लहरें पत्थरों से टकराती हैं, जैसे समय स्वयं उससे हिसाब मांग रहा हो। बेहराम जानता है, एक विकल्प उसे जीवित रखेगा, दूसरा उसे इतिहास में। भोर होने से पहले वो उठता है और एक पांडुलिपि उठा लेता है। तेसिफोन का विशाल दरबार आज असाधारण रूप से शांत है। सोने और लाजवर्द से जड़े स्तंभों के बीच, धूप की गंध और मोमबत्तियों की कांपती रोशनी में बेहराम खड़ा है, हाथों में वह पांडुलिपि, जो अब शीशे से भी भारी लगती है। खुसरो का चेहरा पत्थर की तरह अभेद्य है, उसकी आंखें बेहराम को भेदती हैं। महामंत्री की फुसफुसाहट अभी भी कानों में जलती है, जो राजा को नहीं सुनाना, उसे जीभ पर मत आने दो। लेकिन बेहराम की उंगलियां आरामय अक्षरों पर टिकी हैं और उसके होंठ सच्चे शब्द उठाने लगते हैं। दरबार की सांसें रुक जाती हैं। अब देखना ये है कि सिंहासन सच्चाई को सह सकता है या नहीं। तेसिफोन के स्तंभों के नीचे, सोने और धूप की गंध से भरे उस विशाल दरबार में एक पल के लिए समय थम जाता है। बेहराम की आवाज, शांत, अटल, निर्भीक, जब पांडुलिपि के असली शब्द पढ़ती है, तो सेनापति वहरेस का चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो जाता है। महामंत्री की उंगलियां कांपती हैं, उसके होंठ रंगहीन पड़ जाते हैं, जैसे राख हवा में बिखर गई हो। दरबारियों की सांसें रुक जाती हैं। खुसरो की आंखें, वे आंखें जो साम्राज्य देख चुकी हैं, धीरे धीरे सेनापति की ओर घूमती हैं। विश्वासघात का पर्दा गिर चुका है, सच्चाई नंगी खड़ी है। बेहराम ने आज जीत हासिल की है, लेकिन जीत की यह रोशनी उन परछाइयों को और गहरा कर देती है जो अब उसका पीछा करेगी। फरात नदी का पानी आज रात काला लगता है, जैसे स्याही और राख का मिश्रण। बेहराम झुककर उस चर्मपत्र को आग की लौ के सामने थामता है। झूठे शब्द जलते हैं, धीरे धीरे, करारे, बेरहम। राख हवा में घुलती है और फरात की लहरें उसे अपने भीतर समेट लेती हैं। उसके हाथ कांप रहे हैं, थकान से नहीं, बल्कि उस भार के उतरने से जो महीनों से उसकी रीढ़ पर टिका था। शिमोन सुरक्षित है, सच्चाई जिंदा है, लेकिन महामंत्री की आंखों में जो अंगार उसने आज दरबार में देखे थे, वे बुझे नहीं हैं, बल्कि वे कहीं गहरे सुलग रहे हैं, किसी और दिन के लिए। कुछ वर्ष बीत जाते हैं। तेसिफोन का दरबार अब भी वैसा ही है, संगमरमर की ठंडी फर्श, लोबान की महक और सत्ता की अदृश्य धाराएं। लेकिन बेहराम बदल चुका है। राख से गुजरकर वह स्याही बन गया है। युवा लिपिक उसके चारों ओर बैठते हैं, उंगलियां नर्म चर्मपत्र पर टिकी हैं, आंखों में जिज्ञासा और भय का मिला जुला भाव। बेहराम उन्हें सिखाता है कि शब्द केवल अर्थ नहीं होते, वे जिम्मेदारी होते हैं। फरात की लहरें दूर से सुनाई देती हैं, मानो इतिहास स्वयं सांस ले रहा हो।
जिन हाथों ने एक बार सच्चाई को आग से बचाया था, वे अब उसे आगे सौंप रहे हैं। तलवारें जंग खाती हैं, साम्राज्य टूटते हैं, लेकिन स्याही से लिखा सच पीढ़ियों की परीक्षाओं से गुजरकर अमर हो जाता है।